हेलो एवरीवन, वेलकम टू 15 नंबर तक देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2 और पार्ट 2 का पहला सवाल है आपके सामने। कह रहा है संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है। तो देखिए, बंगाल के आतंक के रूप में जानी जाती है जलकुंभी। जलकुंभी को आइकोर्निया क्रैसिप्स भी कहा जाता है और ये बंगाल के आतंक के रूप में जानी जाती है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जलकुंभी अगर किसी तालाब में फैलती है तो इतनी सघन मात्रा में फैल जाती है कि वो तालाब के पूरे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर जाती है, और जब ऑक्सीजन पानी में नहीं होगा तो जलीय जीवों की हो जाती है मृत्यु, जिसकी वजह से इसे आतंक के रूप में भी जाना जाता है। वायरस के अजैविक होने का लक्षण क्या है? वायरस को अजैविक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको जो है क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए, वायरस की अगर बात करें ना, तो वायरस जो होते हैं ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी होते हैं, क्योंकि अगर ये किसी लाइव एलिमेंट में नहीं है, लिविंग एलिमेंट में नहीं है, तो वो नॉन लिविंग की तरह व्यवहार करते हैं, और जैसे ही कोई जीवित शरीर मिलता है तो वो तुरंत जैविक घटक के रूप में बदल जाते हैं। इसी वजह से इनको क्या कहते हैं? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है, वह पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है उसे एथाइलिन कहा जाता है या एथिलीन कहा जाता है। एथाइलिन एकमात्र जो है पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जैसे ये कच्चा आम है, अगर हम इसको एथाइलिन गैस में रख दें तो ये पक जाएगा। तो फलों को पकाने में काम आने वाला हार्मोन जो है एथाइलिन हार्मोन है। स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला, मतलब ज़मीन में स्वतंत्र रूप से रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, वह कौन सा है? तो वह है आपका क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम जो है स्वतंत्र रूप से ज़मीन में या भूमि में रहता है और इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। वैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता राइजोबियम में भी होती है, लेकिन राइजोबियम स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ये दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम, लेकिन क्लास्ट्रीडियम जो है ये स्वतंत्र रूप से भूमि में पाया जाने वाला अवायवीय जीवाणु है। किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो देखिए, कोशिका में अगर सामान्य रूप से पाए जाने वाले डीएनए की बात करेंगे तो वो हो जाएगा बी डीएनए। बी प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, और जब वाटसन और क्रिक ने इसी डीएनए के अणु का संरचना का प्रारूप प्रस्तुत किया था, वाटसन और क्रिक ने जो है बी डीएनए प्रकार की कोशिका की संरचना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन अचल है जीव का उदाहरण है? अचल जीव का उदाहरण कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला एक प्रकार के अचल जीव का उदाहरण है। इसकी बात करेंगे तो ये पेरीफेरा संघ का जंतु है। यूप्लेक्टेला पेरीफेरा संघ का जंतु है, और इसे बीनस के फूलों की टोकरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये फूलों की तरह एकदम सुंदर सा दिखता है। इसी वजह से इसे बीनस के फूलों की टोकरी कहते हैं। पेरीफेरा संघ का जानवर है। अचल जीव का उदाहरण है यूप्लेक्टेला। प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है? देखिए, प्रोटीन अणुओं की इकाई की बात करेंगे तो ये अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल होती है। अमीनो अम्ल जब पेप्टाइड बंध में बंध जाते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है, और लगभग जो है 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और ग्लाइसिस की बात करें तो ये सबसे सरल अमीनो अम्ल है। तो प्रोटीन अणुओं की इकाई अमीनो अम्ल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो पादप कोशिका में कौन सा अंग अनुपस्थित होता है? ये है तारक काय। तारक काय जो है पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। वैसे लवक की बात करें तो ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। रिक्तिकाओं की बात करें तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। सेल्यूलोज भित्ति या सेलवाल की बात करें तो ये पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तारक काय की बात करेंगे तो ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में बताना है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। लीवर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, और लीवर के कुछ काम देख लीजिए। जैसे ये बाइल का स्रावण करता है, विटामिन ए का संश्लेषण करता है, और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में संचित करने का कार्य करता है लीवर। ये मनुष्य या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी के बारे में अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका सारस या क्रॉन्च। सारस उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। अगर राजकीय पशु की बात करेंगे तो ये है बारहसिंघा। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो ये अशोक हो जाएगा, और राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो पलाश या टेसु। पलाश या टेसु राजकीय पुष्प है। मोर की बात करें तो ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, और गौरैया की बात करें तो दिल्ली का राजकीय पक्षी है।
पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो अगर पूर्वा की बात करेंगे तो ये ग्रामीण अधिवास में शामिल है। गांव में होता है ना कि ये एक पूर्वा, ये दूसरा पूर्वा है, ये तीसरा पूर्वा है, तो ये ग्रामीण अधिवास में शामिल छोटी इकाइयां होती हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश के तटीय मैदानों में देखने को मिलती हैं। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो किलिमंजारो एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है जो अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है किलिमंजारो पर्वत, और इसकी ऊंचाई है 5882 मीटर। 5882 मीटर ऊंचा है किलिमंजारो पर्वत जो तंजानिया में स्थित है। ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। देखिए, अगर एलिफेंटा द्वीप की बात की जाए तो ये मुंबई में स्थित है, एलिफेंटा द्वीप। और यह द्वीप मुंबई तट पर स्थित एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपनी चट्टानों से उकेरी गई गुफा मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एलिफेंटा द्वीप ये अपनी चट्टानों पर उकेरी गई गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मुंबई में स्थित है, मुंबई तट पर। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहाँ पे वर्षा होती है। कितनी वर्षा में मानसूनी वन पाए जाते हैं? तो लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा में मानसूनी वन पाए जाते हैं। मानसूनी वनों को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी कहा जाता है, और जैसे कि साल, सागौन, शीशम या चंदन, ये सब के सब मानसूनी वनों के उदाहरण हैं। इनको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। और मानसूनी वन जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्बी एग्लोंग पठार विस्तार है। जो कार्बी एग्लोंग पठार है वो किसका विस्तार है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। ये पूरा का पूरा अपना प्रायद्वीपीय पठार है, इसी का विस्तार देखने को मिलता है कार्बी एग्लोंग पठार। कार्बी एग्लोंग पठार जो आपका अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय के आसपास में स्थित है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। और इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 300 से 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये हो गए टोटल 30 क्वेश्चन। 2019 की पूरी बात हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 2018 के क्वेश्चंस के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।